नमस्कार दोस्तों आपने रिसेंटली सुना होगा 2-4 दिन से काफी चर्चा चल रही है कि जो इंडियन रूपी है वो ऑल टाइम लो पर चला गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 89 का जो लेवल है उसको भी क्रॉस कर दिया रूपी ने, और पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि 90 रुपीस के करीब जा रहा है। तो क्या ये 90 को क्रॉस करेगा? इसका कारण क्या है? क्यों अचानक से इंडियन रूपी में इतनी बड़ी गिरावट आ रही है? वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर हमारा जो अचीवर सेल है इस मंथ के एंड पर वो स्टार्ट हो गया है। मतलब अगर आप कोई भी यूपीएससी बैच लेते हो तो यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। जैसे 2026 का अगर आप प्रीलिम्स लेंगे, प्रीलिम्स के अंदर आपको ये क्रैश कोर्स जो है आप देख सकते हो, अलग अलग फीचर्स हैं, ये ले सकते हैं। या फिर 2027 में अगर आप फुल फ्लेज प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ, तो ये लॉन्ग टर्म बैच ले सकते हैं। सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो इंडियन रूपी है वो बहुत शार्प डिक्लाइन हुआ रिसेंटली। इनफैक्ट एक दिन के अंदर अंदर 68 पैसे से ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, और ये 89.66 रुपीस पर डॉलर चला गया था। मैं आपको थोड़ा सा मैप में भी दिखा देता हूं। ये ग्राफ अगर आप देखोगे यहां पर, तो ये करीब 88 के आसपास चल रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके 88.5 के आसपास आया, लेकिन अचानक से ये अगर आप देखोगे तो एक ही दिन के अंदर अच्छी खासी यहां पर गिरावट हुई है, और ये 89.66 चला गया। $1 इक्वल्स टू, ऑल्दो इसमें थोड़ा सा वापस से इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन अभी भी ये 89 रुपीस के ऊपर ही बना हुआ है। तो ये जो डिक्लाइन है दोस्तों, इसके पीछे बताया जा रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं, ग्लोबल फैक्टर्स, और ऑब्वियस सी बात है हमारा जो डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक ट्रिगर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें, एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होता है कि जब भी डॉलर मजबूत होता है तो उसके मुकाबले जितने भी करेंसीज हैं, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज के करेंसीज होते हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पर वीक हो जाते हैं। क्या हुआ है कि आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ गई थी। रिसेंटली गवर्नमेंट शटडाउन हुआ था। मतलब अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा गवर्नमेंट शटडाउन अभी रिसेंटली देखने को मिला। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि जो डिमांड है सेफ हेवन में जाने की, मतलब गोल्ड की तरफ, डॉलर की तरफ, वो बढ़ जाती है। और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से बताया जा रहा है कि यहाँ पर डॉलर मजबूत हुआ, और जब भी डॉलर मजबूत होता है तो ऑटोमेटिकली जो इमर्जिंग मार्केट के करेंसीज हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं, रूपी भी प्रेशर में आ जाता है। फिर दूसरा क्या है कि यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स में भी जो सेंटिमेंट है वो बहुत अच्छे नहीं है। मतलब चाहे आप किसी भी इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करें, यूरोप या फिर अमेरिका, कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो वहां पर मार्केट थोड़ा सा टेंशन में है कि आगे क्या होगा। स्पेशली जो एआई को लेकर बबल की बात कही जा रही है, मार्केट क्रैश हो सकता है। तो इन सब की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है, और वो सेफर एसेट की तरफ जाते हैं। और अगेन वही चीज होता है, सेफर एसेट मतलब गोल्ड, डॉलर, और डॉलर इससे मजबूत होगा, और जब भी डॉलर मजबूत होगा तो इसका इंपैक्ट आपको रूपी पर देखने को मिलेगा। तो ये तो हमने बात कर लिया एक्सटर्नल फैक्टर्स की, लेकिन भारत का क्या प्रॉब्लम है, भारत में क्या इश्यूज हैं? देखो, सबसे पहला हमारा जो डोमेस्टिक फैक्टर है वो है यूएस इंडिया ट्रेड डील। जाहिर सी बात है, रिसेंटली आपने देखा भी होगा आंकड़ा कि हमारा जो एक्सपोर्ट था अमेरिका में जो जाता था उसमें गिरावट हुई है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है टैरिफ वगैरह लगा हुआ है। तो भारत का जो ट्रेड डील होना चाहिए था यूएस के साथ, वो शायद अभी नहीं हो पा रहा है। मतलब बार बार चीजें कही तो जा रही हैं कि लास्ट मोड पर है, होने वाला है, लेकिन जब तक वो हो नहीं जाता और जब तक फाइन डिटेल सामने नहीं आ जाते कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, कहीं भारत लूजिंग साइड पर तो नहीं है, तब तक यहां पर प्रेशर बना रहेगा। और इसी की वजह से क्या है कि जो मार्केट सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा डेंट हुआ है, और यहां पर सेलिंग देखने को मिली है रूपी के अंदर। तो ये एक पहला बड़ा कारण डोमेस्टिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें। दूसरा है कि जो हमारा आंकड़ा आया है रिसेंटली, जैसे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हो गया, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स आपने सुना होगा, कंपोजिट पीएमआई हो गया, तो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था नंबर्स उससे भी कमजोर आया है। मतलब कई महीने के रिकॉर्ड लो पर चला गया। आप देख सकते हो, ये हेडलाइन रिसेंटली आया था, पीएमआई फॉल्स टू 6 मंथ लो एट 59.9 इन नवंबर, और जो न्यू हायरिंग्स हैं वो भी स्लोएस्ट है 18 मंथ्स में। मतलब यहां पर ये जो डेटा आया वो इंडिकेट करता है कि जो बिजनेस एक्टिविटी है वो स्लो हुई है। इसके अलावा जो डिमांड है वो थोड़ा सा कूल हुआ है, क्योंकि अभी फेस्टिव डिमांड चल रहा था, जीएसटी का वगैरह का कट था। फिर इसके अलावा जो आउटपुट का मोमेंटम है उसमें भी गिरावट आई है। तो ये जो नेगेटिविटी है इसकी वजह से जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है रूपी में वो भी कमजोर हो जाता है। तो एक ये कारण हो गया। फिर दूसरा, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, दैट इज ट्रेड डेफिसिट को लेकर। मतलब मैं आपको बता दूं, ये अगर आप ग्राफ देखोगे तो पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार हमारा जो ट्रेड डेफिसिट का नंबर है
वो $40 बिलियन को क्रॉस कर गया। $40 बिलियन एक महीने में। नॉर्मली एक महीने में मैक्सिमम हमारा जो ट्रेड डेफिसिट गया था वो $30 बिलियन के आसपास गया था, लेकिन ये $40 बिलियन को क्रॉस कर गया। मतलब हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है और दूसरी तरफ जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है हमें ज़्यादा डॉलर पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करा रहे हैं। तो डॉलर क्या होगा, भारत से बाहर जाएगा, और ये जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो रुपी है वो कमज़ोर होगा इसके मुकाबले। तो इसकी वजह से ये एक बड़ा कारण बताया जा रहा है जिसकी वजह से रुपी में गिरावट देखने को मिली। और इसके अलावा मार्केट पोजीशनिंग क्या होता है कि जब भी इस तरह के सेंटीमेंट बढ़ने लगते हैं, अचानक से आप देखोगे तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, मतलब डॉलर को खरीदना बेचना ये सब जो होता है, तो अचानक से उनको लगने लगा कि उनको नुकसान हो रहा है ट्रेडर्स को, तो शॉर्ट कवरिंग करने के लिए एक ही दिन में अचानक से उन्होंने यहाँ पर बेचना स्टार्ट कर दिया। और इसी की वजह से यहाँ पर जो रुपी है वो आपको गिरावट देखने को मिलेगा। मतलब एक दिन में एक बड़ी गिरावट आई थी। इनफैक्ट अगर आप देखो यहाँ पर, ये मैंने आपको दिखाया था कि अचानक से ये शार्प गिरावट हुई है, ये वाला जो आप देख रहे हो ना एक दिन में, तो इसी की वजह से अचानक से 89 लेवल को ये क्रॉस कर गया था। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये फैक्टर्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं। जैसे ग्लोबल अनसर्टेनिटी होगी तो डॉलर मजबूत होगा, डॉलर मजबूत होगा मतलब रुपी कमजोर होगा। ये बेसिकली आपको थोड़ा सा रिलेशन समझना है, स्पेशली जब आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो उसमें इस तरह के रिलेशंस आते हैं। कुछ स्टेटमेंट देंगे तो आपको उससे लिंक करना पड़ेगा। अगर डोमेस्टिक इंडिकेटर्स कमजोर हैं मतलब रुपी का जो अट्रैक्टिवनेस है वो कमजोर होगा, मतलब रुपी वीक होगा। ट्रेड डील अगर डिले हो रहा है तो सेंटीमेंट में शॉक होगा। वाइडर ट्रेड डेफिसिट है तो ऑब्वियस सी बात है करेंसी के ऊपर हमारे प्रेशर आएगा, और शॉर्ट कवरिंग की वजह से इंट्राडे कोलैप्स हुआ। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रुपी लाइफ टाइम लो पर चला गया। अब जहां तक सवाल है कि वीक रुपी का इंपैक्ट क्या होता है इकोनॉमी के ऊपर, देखो क्या है ना कि जब भी यहाँ पर आपका वीक रुपी होगा, इसका मतलब हमें इंपोर्ट के लिए ज़्यादा पैसे पे करने पड़े, मतलब हमारा जो इंपोर्ट है वो महंगा होगा। इंपोर्ट महंगा होगा मतलब क्रूड ऑयल के लिए ज़्यादा पेमेंट करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ज़्यादा पेमेंट करना है, मशीनरी, जो भी हम रॉ मटेरियल्स कुछ भी अगर हम बाहर से मंगा रहे हैं वो हमारे लिए महंगा पड़ जाएगा। और वो महंगा पड़ेगा तो भारत में जो कंज्यूमर के प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, होलसेल इन्फ्लेशन ओवरऑल देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है उसका खतरा बढ़ जाता है। फिर दूसरा बिजनेसेस के ऊपर इंपैक्ट आता है। वो बिजनेसेस जो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, जो बाहर से सामान मंगाते हैं, और ऑब्वियस सी बात है बाहर से मंगाएंगे मतलब उनको ज़्यादा अगेन रुपी पे करना है ताकि डॉलर में कन्वर्ट कराकर वो पे कर सकें। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स को देखो शॉर्ट टर्म में थोड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन जो इंपोर्टर्स हैं उनको यहाँ पर नुकसान होता है जब भी रुपी वीक होता है। फिर इसके अलावा कंज्यूमर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, देखो जो भी लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, डॉलर्स ऑब्वियस सी बात है एक कॉमन करेंसी है, डॉलर ही इस्तेमाल किया जाता है। जो एजुकेशन है वो जब आप बाहर पढ़ने जाओगे तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, गुड्स वगैरह उनके लिए महंगा हो जाएगा, फ्यूल प्राइसेस महंगा हो जाएगा। तो ये कंज्यूमर्स के ऊपर इंपैक्ट है। इसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर भी आता है। जो एफआईआईज हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो भारत में जो है जो भी उन्होंने निवेश किया है वहाँ से पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं, तो आउटफ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे स्टॉक मार्केट जो है कमज़ोर होने लगता है। तो इक्विटी मार्केट के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, स्पेसिफिकली वो सेक्टर जहाँ पर ज़्यादा टर्बुलेंस है, जो फॉरेन इंपोर्ट वगैरह के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो कंपनीज के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट आएगा। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें भी कंस्ट्रेंट आएगा। मतलब आरबीआई, देखो आरबीआई भी आप देखोगे तो रिसेंटली उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि स्टडी ग्रोथ लो प्राइसेस। तो आरबीआई को लग रहा था कि यहाँ पर रेट कट के लिए अभी भी रूम है, मतलब अभी जो रेपो रेट है उसमें फर्दर गिरावट की जा सकती है, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब इन्फ्लेशन ना बढ़े। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तब तो फर्दर रेट कट नहीं हो पाएगा। तो रेट कट होने से अगेन ईएमआई में इंपैक्ट आता है, आपको लोन पर जो भी इंटरेस्ट पे करना है वो कम हो जाता है, तो इससे कंज्यूमर्स को बेनिफिट होता है। लेकिन अगर रेट कट नहीं होगा तो कंज्यूमर्स को बेनिफिट नहीं होगा। तो क्वेश्चन अब लास्ट में यही आता है कि आरबीआई का रिस्पॉन्स क्या होगा इसको लेकर। क्या रुपी यहाँ से 90 का भी लेवल क्रॉस करेगा? देखो लगता नहीं है शायद, क्योंकि अगेन जो साइकोलॉजिकल लेवल है ना 90, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे कभी भी शार्प इंक्रीज या गिरावट आई है रुपी में तो वहां पर आरबीआई में इंटरवीन किया। और इनफैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे ये 89 का लेवल क्रॉस किया एक दिन में, अगले ही दिन अगर आप देखोगे तो वापस से रुपी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ। मतलब अचानक से आप देख सकते हो वापस से जैसे 89.68 चला गया था, तो ये वापस से गिरकर जो है 89.1512 इसके आसपास आ गया। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर डेफिनेटली आरबीआई ने इंटरवीन किया होगा। और आरबीआई कैसे इंटरवीन करती है, बेसिकली यहाँ पर जो उसके पास डॉलर्स बचे हैं
उसको बेचना स्टार्ट कर देती है। मतलब यहाँ पर जो फॉरेक्स रिजर्व आप सबको पता ही होगा करीब $700 बिलियन के आसपास चला गया है। तो वो जो डॉलर्स रखा हुआ है आरबीआई के पास उसमें फॉरेक्स रिजर्व में, तो वो मार्केट में जो है सप्लाई करना स्टार्ट कर देती है, रुपी खरीद लेती है, ताकि यहाँ पर एक प्रकार से रुपी की सप्लाई कम हो, डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए और ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जो है रुपी थोड़ा सा बेटर होने लगता है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई चाहे तो एकदम रुपी को जो है 80 से 90 से जो है 50 पर ले आए, ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अगेन मार्केट डायनेमिक्स ज़्यादा काम करते हैं। तो आरबीआई कुछ हद तक यहाँ पर इंटरवीन कर सकता है ताकि बहुत शार्प इंक्रीज या डिक्रीज ना हो रुपये में। तो ये सारी चीज़ें हैं और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 90 का लेवल अभी रिसेंटली क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट आई होप कि इस वीडियो के तहत जो रुपी का मूवमेंट था जो अचानक से रिकॉर्ड लो पर गया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम? आपने सुना होगा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम में यहाँ पर कौन सी चीज़ें जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको अप्रिशिएट कर सकती हैं? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 हो, 2026 हो या फिर 2028 की भी, हर एक बैच अवेलेबल है। अभी अचीवर सेल चल रहा है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज़ करिए कोड अंकित लाइव, और फ़ोन नंबर दिया, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।